शुरुआत करते हैं राजनीतिक खबरों के साथ। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ दिख रहा है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी। ममता के इस ऐलान से इंडिया गठबंधन के भविष्य पर संकट गहरा गया है। ममता का कहना है कि कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव नहीं माना, इसलिए वो अब अकेले चुनाव लड़ेंगी। আমার কোনো কথা হয়নি, কাজ আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। चलिए, तो ममता बनर्जी साफ कर चुकी हैं कि अब वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी और वो कह रही हैं कि इंडी गठबंधन में कुछ भी साफ तौर पे उन्हें नहीं बताया। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी साफ कह दिया है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले, पंजाब में कांग्रेस से हमारा कुछ। तो ममता के ऐलान के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में दिख रही है। कांग्रेस का कहना है कि लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते हैं। कांग्रेस को बंगाल में सार्थक बातचीत की उम्मीद अभी बाकी है। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं। ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मंजिल का रास्ता निकाला जाएगा और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे। तो जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि सार्थक हो जाएगी बातचीत, साथ में मिलकर लड़ेंगे। ममता जी के बिना कल्पना नहीं की जा सकती इंडिया गठबंधन की। लेकिन ममता बनर्जी की जो बात हमने सुनी, उन्होंने साफ कहा कि उनके लिए कुछ साफ नहीं और वो अकेले लड़ लेंगी। तो चलिए, ये एक रस्साकशी है जो इंडिया गठबंधन के अंदर अब दिखाई दे रही है और आगे चलते हुए ये कैसे बढ़ेगी देखने वाली बात होगी। इधर आरजेडी के सांसद मनोज झा का कहना है कि गठबंधन में रूठों को मना लिया जाएगा। थोड़ा इंतजार करिए ना, हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। इधर इंडिया गठबंधन पर बीजेपी ने हमला किया है। बीजेपी का कहना है कि ये अवसरवाद का गठबंधन है। ये तो होना ही था ना, ये तो होना ही था, इसमें कोई आशा तो है नहीं। उन्होंने तोड़ा या तोड़ने की बात करी, बाकी लोग कह रहे हैं। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है, देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और निर्णायक बहुमत बीजेपी इंडिया को देने को तैयार बैठा है, क्योंकि काम देखा है 10 साल का। तो इंडिया गठबंधन में क्यों बढ़ रही है दरार और क्या चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा विपक्षी गठबंधन? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। आज के आवाज अड्डा में खंड खंड गठबंधन। अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान किया है। इसके बाद से राजनीतिक दलों में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया है। जेडीयू इसका
क्रेडिट नीतीश कुमार को देने की कोशिश कर रही है। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। और वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी। तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। इधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में हुई जातिगत जनगणना का असर है कि केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर को अब भारत रत्न दे रही है। सर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पे निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर भारत के अनमोल रत्न है और उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने के फैसले का स्वागत है। राहुल ने बीजेपी सरकार पर जातिगत जनगणना के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया और कहा कि जातिगत जनगणना से ही सामाजिक समानता आ सकती है और पिछड़ों और वंचितों के लिए काम किया जा सकता है और यही कर्पूरी ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इधर क्रेडिट लेने की होड़ के बीच बीजेपी ने जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का क्रेडिट केवल प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। तो कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कांग्रेस संस्कृति के विरोधी थे। कहते थे कि कांग्रेस इस देश के हित के लिए नहीं है, कांग्रेस हमेशा गरीबों को धोखा देती है, कांग्रेस हमेशा गरीबों को अपमानित करती है। तो चलिए, इधर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न और उसके इर्द गिर्द काफी सारी राजनीति, इस पर भी विस्तार से आगे होगी और बातचीत आने वाले बुलेटिन्स में। लेकिन अब रुक कर लेते हैं बाजार का, जहां जनवरी सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार में आज तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब हुए। सेंसेक्स करीब 700 अंक तो निफ्टी 215 अंक चढ़कर बंद हुआ है। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज अच्छी तेजी रही। तो बाजार में कैसे आया ये इतना बड़ा यू टर्न, डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो सुमित, एक दो दिन से तो बाजार में जिस तरह की स्थिति थी, एक दो सेशंस में कहूं, लेकिन उसके बाद एक बढ़िया यू टर्न जिसमें हरा निशान, वो भी अच्छे मार्जिन के साथ, तो कैसे हुआ ये? तो आज शुरुआत तो ऐसी नहीं थी, शुरुआत थोड़ी कमजोर थी, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। और फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ मार्केट्स ने एक अच्छा यू टर्न लिया। लोअर लेवल से अच्छा पुल बैक आया क्योंकि एक्सपायरी सामने खड़ी है और उससे ठीक पहले यहाँ पर एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा। कल का प्रेशर था, तो प्रेशर के बाद जहाँ पर बिकवाली थी वहीं से कम बैक आया। आप मान लीजिए पीएसयू में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी, बैंक्स में स्लाइटली खरीदारी थी, इसके अलावा आईटी में खरीदारी थी, मेटल में जोरदार तेजी थी, रियल्टी में थोड़ी बहुत खरीदारी थी। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी थी, 1.5-2% के आसपास की बढ़त मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल एक अच्छा सत्र, जबकि कल के प्रेशर के बाद मार्केट्स ने स्ट्रांगली कम बैक दिया। अच्छी बात है। तो अब इस तेजी का फायदा किन किन सेक्टर्स और शेयर्स को मिलता दिखा?
तो इधर पीएसयू और मेटल जहां पर आज खरीदारी देखने को मिली, तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको दिखाई पड़ेगा हिंडाल्को जैसे नाम, जहां पर बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। डॉक्टर रेड्डीज दूसरा नाम, 4% के आसपास का मूव यहां रहा। इंडसइंड बैंक 3-3.5% ऊपर रहा, टाटा स्टील 4% ऊपर रहा, तो एक अच्छी तेजी फार्मा और मेटल में। इसके अलावा आज गिरने वाले शेयर में आईसीआईसीआई बैंक दबाव में रहा, एक्सिस बैंक दूसरा शेयर, एशियन पेंट तीसरा नाम और अदानी पोर्ट करीब 1.5% की बिकवाली यहां देखने को मिली। मिड कैप में एचएफसीएल करीब 13% का उछाल, मोतीलाल ओसवाल नंबर के बाद 11% चला, हुडको 10%, 11% तेजी और आईडीबीआई बैंक करीब 10% का उछाल यहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में तानला नंबर्स के बाद 8% नीचे, क्रेडिट एक्सिस करीब 4.5% नीचे, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और वेल्सपन लिविंग करीब 4-4.5% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन एक अच्छा सेशन रहा मेटल स्पेस के लिए और खासतौर से फार्मा शेयरों के लिए, जहां पर अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए सुमित। और अब हम बात करेंगे बजट से जुड़ी, और बजट से जुड़े किन की चीज़ों में आपको एक्शन दिखाएं। तो बजट पिक्स में आइए सुनते हैं कुछ अच्छी चीज़ें। बजट से पहले निवेशक कई शेयरों में निवेश करने का कर बड़ा मुनाफा बना सकते हैं। इस पर ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर का कहना है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट में अच्छा पैसा बन सकता है। सीमेंट स्टॉक्स पे मुझे लग रहा है जरूर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छे वैल्यूएशंस पे अभी भी काफी सारे स्टॉक्स आ चुके हैं, एंड जिस तरीके से ट्रेंड्स वहां पर बरकरार है, मुझे लग रहा है वहां पर एक अच्छी सस्टेनेबल रैली पोस्ट बजट भी नजर आ सकती है। विद इन दिस पर्टिकुलर पैक हमारा जो टॉप पिक है वो है जेके लक्ष्मी सीमेंट का। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है 800-805 लेवल के आसपास, एंड उसके बाद की एक अच्छी रैली बनी थी। उस रैली के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन एंड करेक्शन नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 1100 के पार भी जाना चाहिए। मैं इसमें जो नाम लेना चाहूंगा वो एक लार्ज कैप कैपेक्स प्लेयर है, और वो है लार्सन एंड टूब्रो। अगेन अ डिस्क्लोजर की स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है। और जैसे मैंने कहा कि बाजार को देख के थोड़ा सा अब जो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी वो किसी भी चीज को एक भाव पे लेने के बजाय एक एक्यूमुलेशन फेज की रहेगी। और मेरा मानना है कि एलएनटी 3400 से 3500 की जो जोन होगी वो एक बहुत ही अच्छी एक्यूमुलेशन फेज के तौर पर इसको मैं लेना चाहूंगा। और मेरा मानना है कि एलएनटी आपको आने वाले 6 से 9 महीनों में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और हम तो पोटेंशियली मानते हैं स्टॉक 4000 से 4200 तक के पोटेंशियल अपसाइड आपको यहां से दिखा सकता है। तो ये थे आज के बजट पिक्स। अब कुछ और खबरों की तरफ बढ़े। देश में कोल गैसिफिकेशन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक कोल गैसिफिकेशन के लिए सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देगी। इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, बताइए कैबिनेट ने क्या बड़े फैसले लिए हैं? देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैबिनेट ने कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए इंसेंटिव देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये जो इंसेंटिव दी जाएगी वो कैपिटल सपोर्ट के तौर पर इंसेंटिव दी जाएगी। इंसेंटिव की कुल रकम 8500 करोड़ रुपए है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये प्लांट और मशीनों के लिए कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन जो सरकारी कंपनियां हैं उनके लिए ज़्यादा इंसेंटिव है, जो निजी कंपनियां हैं उनके लिए इंसेंटिव थोड़ा सा कम है। जो सरकारी कंपनियां हैं उनके लिए 1350 करोड़ रुपए एक प्लांट के हिसाब से उनको कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा। अगर वो निजी कंपनियां हैं तो 1350 के बजाय सिर्फ 1000 करोड़ रुपए का कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि प्लांट की कुल अधिक क्षमता जो है 0.4 मिलियन टन होना चाहिए। 0.4 मिलियन टन उसकी उत्पादन क्षमता होनी चाहिए, तभी आप इस कैपिटल सपोर्ट स्कीम का फ़ायदा उठा सकेंगे। और प्लांट की कुल लागत का अधिकतम 15% तक आपको कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा। इन प्रस्तावों को साथ कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। हालांकि औपचारिक ऐलान 3 बजे किया जाएगा, लेकिन बता दूं कि ये जो पूरा फैसला है, इस फैसले के बाद जो है कई सारी कंपनियां उसमें दिलचस्पी दिखा सकती हैं, क्योंकि सलाह मशविरा के दौरान जिन कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई थी उसमें अदानी एंटरप्राइजेज, दीपक फर्टिलाइजर समेत कई सारी निजी कंपनियों ने कहा था कि अगर इस तरह की स्कीम आती है तो वो प्लांट लगाने पर विचार करेंगे। सरकारी कंपनियां पहले दिलचस्पी दिखा चुकी हैं। कोल इंडिया ने BHEL, गेल, इंडियन ऑयल के साथ आपस में करार भी हो चुका है ताकि कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट लगाया जाए। इस इंसेंटिव स्कीम के लागू होते ही मुझे लगता है कोल गैसिफिकेशन प्लांट कई सारे आपको आते हुए दिखेंगे। और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोयला का जब भी इस्तेमाल इंडस्ट्री में होता है तो आमतौर पर
इसको विलेन के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होता है। कोल गैसिफिकेशन के जरिए कोयला से गैस बनाया जाएगा, उससे प्रदूषण कम से कम होगा। तो एक तरीके से ये प्रदूषण के हिसाब से भी, पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाएगा, इसलिए इस पर सबकी निगाहें टिकी थी। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत रूफटॉप सोलर यूनिट लगाने के लिए मिलने जा रही एक बड़ी सब्सिडी, क्या होगी उसकी रकम और कब हो सकता है ऐलान, ये खबर इस ब्रेक के बाद। आवाज समाचार। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत रूफटॉप सोलर यूनिट लगाने के लिए 60% तक सब्सिडी देने का ऐलान अंतरिम बजट में हो सकता है। वहीं नई सूर्योदय स्कीम के लिए करीब 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का एलोकेशन भी संभव है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए जो प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को ऐलान किया पीएम सूर्योदय योजना, उसके तहत ज्यादा सब्सिडी देने का ऐलान किया जा सकता है। जो अभी मौजूदा स्कीम है नेशनल रूफटॉप सोलर मिशन, उसमें अभी जो सब्सिडी स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव किया जाएगा। और जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक जो 1 से 2 केवी के बीच की जो सोलर यूनिट होगा, रूफटॉप सोलर यूनिट, उसमें 60% तक सब्सिडी दी जा सकती है। उसके बाद जो 3 से 5 केवी के जो रूफटॉप पैनल होंगे, वहां पर 40% सब्सिडी दी जाएगी। और इसी तरह से ये सब्सिडी स्कीम बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर माना जाए, जो अभी मौजूदा रूफटॉप जी स्कीम चल रही है नेशनल रूफटॉप सोलर मिशन के तहत, उससे ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। मैं बता दूं कि जो मौजूदा स्कीम है उसमें परसेंटेज वाइज नहीं मिलता है। वहां पर जो 1 से 3 केवी का अगर कोई रूफटॉप सोलर लगाता है तो उसको 18,000 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से उसको सब्सिडी मिलती है। और उसके बाद 3 केवी के वाट अगर कोई ज्यादा 10 केवी तक लगाता है तो वहां पर प्रति किलोवाट जो उसको 9,000 रुपए सब्सिडी मिलती है। तो इस हिसाब से अगर माने तो ये करीब 40% और उसके बाद 20% सब्सिडी होती है। लेकिन अब जो नई स्कीम पीएम सूर्योदय योजना के तहत ऐलान की जा सकती है, उसमें पहले 1 से 2 किलोवाट के लिए आपको सीधे 60% तक सब्सिडी दी जा सकती है। और जो 2 से 5 केवी तक का, जो 3 से 5 केवी तक का जो किलोवाट का जो रूफटॉप सोलर होगा, वहां पर 40% तक सब्सिडी दी जा सकती है। तो ये एक बड़ी स्कीम है और इसके लिए 40 से 45 हजार करोड़ रुपए का एलोकेशन भी हो सकता है और इसका ऐलान बजट में हो सकता है, अंतरिम बजट में। जी बहुत शुक्रिया आलोक, बड़ी खबर आपकी तरफ से यहाँ पर अंतरिम बजट से रिलेटेड। चलिए अब बता दें आपको कि आज का कंज्यूमर अड्डा क्या है। अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो एक बड़ी खबर आई थी, लेकिन उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई। वो है कोचिंग सेंटर्स के लिए कुछ बड़ी और कड़ी गाइडलाइंस आ गई हैं। इन गाइडलाइंस पे आज हम चर्चा करेंगे। कोचिंग क्लास बच्चों की नो एंट्री, क्योंकि अब कहा गया है कि 16 साल से नीचे का बच्चा कोचिंग क्लास में एंट्रेंस नहीं ले सकता है। तो पूरी चर्चा डिटेल में होगी 5:57 पर। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का कंज्यूमर अड्डा, कोचिंग क्लास बच्चों की नो एंट्री।